विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति कर रहा है। सकारात्मक दिशा में विपक्ष की राजनीति कहीं से नहीं है। संविधान को रौंदने का काम विपक्ष ने किया। जी मेरा अपना ये मानना है जी कि जो राजनेता जनता से कट करके रहता है उसे कम से कम राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जी जी नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार। अभी हम हैं गोपालगंज में। आगामी विधानसभा का चुनाव आने वाला है और उस चुनाव में लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं तमाम बड़े नेता से, और नेता जो भी हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं और करना चाहते भी हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से लगातार कई लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी और भाजपा सह नेता, और लगातार तीसरी बार जिला परिषद सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं और पूर्व में ये पार्षद अध्यक्ष के रूप में भी जुड़ चुके हैं। लेकिन इनका जो राजनीतिक जीवन से ये शुरुआत करते हुए नजर आए और आज अपने उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए समाज के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। आगामी जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें अपने आप को 100% झोंकने का काम कर रहे हैं और प्रस्तुत कर चुके हैं अपने आप को, और ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार हम 101 गोपालगंज सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्रयास पूरा हमारा रहेगा, और जनता से ये पूरा विश्वास भी ले चुके हैं। तो वही बात करते हैं ओम प्रकाश सिंह जी से, जो आज हमारी टीम इनसे बात करना चाहेगी तमाम मुद्दे पे, जो आगामी चुनाव आने वाला है उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि आप अपना टाइम दिए, और इस क्योंकि आपका जो टाइम चल रहा है काफ़ी आप लोग जनता के बीच में भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर मिल रहा है। सर अभी आगामी चुनाव आने वाला है और देखा जा रहा है कि लगातार जो बड़े नेता हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, या जो भी राजनाथ सिंह जी लगातार बिहार के दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही के फिलहाल में कल जो सम्राट चौधरी हैं उप मुख्यमंत्री, वो पहुँचे थे, अमित शाह पहुँचे थे। तमाम लोग का आगमन बिहार में होना निश्चित है और हो भी रहा है। आगामी विधानसभा में आपकी भूमिका दिखाई दे रही है। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और 101 विधानसभा क्षेत्र के बीच में हम लोग जो भ्रमण किया तो लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश बाबू आवता नहीं, वहाँ के हमने के संपर्क में बानी सन, मतलब वहाँ से चाहत बानी सन, वहाँ के जनता के बीच में हमेशा रहल बानी। तो का मूवमेंट मैंने लगातार हो रहा कि मैंने जनता के बीच में जाते हैं तो क्या लगातार हो रहा? देखिए, लोकतंत्र संवाद पर चलता है। नेता और जनता के बीच में अगर संवादहीनता है तो फिर उस नेता को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। उसे जनता के सुख दुख में हमेशा अपने आप को रखना पड़ेगा। और लोकतांत्रिक देश में मेरा अपना ये मानना है कि जो राजनेता जनता से कट करके रहता है उसे कम से कम राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जी जी चुनाव लड़ना, चुनाव हारना, चुनाव जीतना यह एक अलग विषय है, लेकिन जनता के बीच में सतत रहना ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और यह कला अगर किसी को सीखना हो जी तो वो नरेंद्र मोदी से सीखा जा सकता है। इस देश का कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे ट्रेनिंग यूपीएससी करके जो लोग आए हुए हों, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, या फिर मन की बात के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी इस देश का कोई भी ऐसा वोटर नहीं है जिससे वो समय समय पर संवाद नहीं करते हैं। चाहे बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा के समय बच्चों के ऊपर कितना दिमागी दबाव रहता है। बच्चों को ये बतलाना कि परीक्षा में पास फेल हो जाना ही यह जीवन का मकसद नहीं है, जिससे कि लड़कों में एक नई सोच मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग चूँकि नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हैं, और भारत माता को परम वैभव की चोटी तक पहुंचाने का एक संकल्प लेकर के जब हम चलते हैं तो हमें लोगों के साथ अपना संवाद स्थापित करना ही पड़ेगा। और मैं अनवरत 365 दिनों तक राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सीजन का सीजन उपट करके आके चुनाव तक अपने आप को दिखला दूँ, इस तरह का भी मैं व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए लोगों के बीच में मैं हमेशा रहता हूँ। अभी जिस क्षेत्र में हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनता पसंद भी करे, लोग का मांग है कि नहीं इस बार कुछ बदलाव आना चाहिए, लेकिन वर्तमान जो चीज़ें हैं उसको आप देखते हुए अपने आप को प्रस्तुत आप कर रहे हैं। तो अगर जनता आपको
जिताकर भेजने का काम करती है विधानसभा में, तो आप किस किस मुद्दे पे मतलब इस क्षेत्र में काम करने का एक प्लानिंग किए होंगे, कुछ ढांचा तैयार किए होंगे, क्योंकि कमी तो बहुत दिख रहा है। नहीं, देखिए, मैं छात्र राजनीति से आया हूँ जी और छात्र नेता होने के नाते मैंने इस बात को महसूस किया है। कहा है किसी ने कि अंधा है वह देश जहाँ आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। क्या बात जहाँ पर शिक्षा नहीं है है। जी जी वह देश मुर्दे के समान है। सूरज के बिना अंधेरा हो सकता है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो वो व्यक्ति, वो समाज मुर्दे के समान है। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात रहती है कि हमारा गोपालगंज जिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जी मुझे अगर अवसर मिला उस पर काम करेंगे। खेल आज के तारीख में जी खेल जगत महत्वपूर्ण हो गया है, और दुर्भाग्य से इस गोपालगंज जिले में यूथ प्रैक्टिस कर सकें, स्पोर्ट्समैन बन करके वो निकल सकें, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी वो बढ़िया काम कर सकें, इसकी भी कमी मैं महसूस करता हूँ। जी हमारा गोपालगंज शहर प्लान्ड सिटी नहीं है। जी जी इस शहर में तमाम परेशानियां, तमाम समस्याएं हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी है जिसका समाधान किया जा सकता है। आप देखेंगे तो इस शहर के बीचों बीच एक नदी निकलती है, जिसको हम लोग छाड़ी नदी बोलते हैं। जी जी यदि छाड़ी नदी का कायाकल्प कर दिया जाए जी तो इस गोपालगंज शहर का जाम का समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। गोपालगंज के लोग धार्मिक भी हैं। माँ भगवती का यह सिद्धपीठ जगह है, जी जी और ऐसी मान्यताएं हैं कि माँ भगवती जब थावे में आई थी उसके पहले वो घोड़ा घाट में रुकी थी। घोड़ा घाट जो आपको उसका गांव ब्लॉक में ही एक जी, जगह जी, है, वो जी, भी जी। सिद्धपीठ है, घोड़ा घाट। अच्छा अच्छा तो मेरे दिमाग में यह है कि अगर मुझे अवसर मिला तो उस घोड़ा घाट से लेके और थावे तक को शक्ति कॉरिडोर के रूप में उसको मैं डेवलप कर सकता हूँ, जिसका ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा, और थावे और घोड़ा घाट अगर कॉरिडोर अगर बन जाता है जी तो उस क्षेत्र का भी काफी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा सर। डेवलपमेंट होगा। जी और एक सबसे बड़ी समस्या कि हमारे युवा ड्रग्स के आगोश में जाते जा रहे हैं, जी जी तो इसके लिए एक जन आंदोलन भी आवश्यक है। और मैं आपके माध्यम से सारे अभिभावकों से मैं कहता हूं कि 140 करोड़ लोगों को देखने की जिम्मेवारी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है। जी आपने बच्चा अगर पैदा किया है तो उस बच्चे को आप कम से कम, आपके एक दो बच्चे हैं तो उनका तो आप कम से कम उस तरह का परवरिश करिए कि वो गलत रास्ते पर नहीं जाए। ना जी, क्या बात है। चलिए और आप बेरोजगारी की बात करते हैं, अब आप ड्रग्स के चपेट में आ गए और आप मोटरसाइकिल लेके आप फालतू के लफुओं जैसा आप घूमते रहते हैं, तो आप तो बेरोजगारी को आप दावत दे रहे हैं। और जो जवानी का जो समय बीत जाएगा, आगे चल के पश्चाताप करने के सिवा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। इसलिए मैं नौजवानों से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस समय का सदुपयोग करिए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से परिश्रम करिए, और आगे आपका सब बढ़िया होगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। जिस तरह से हम लोग तमाम राजनेता से, नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे अभी तक किसी ने अपनी बात को नहीं रखा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सर हैं, जो ओम प्रकाश जी हैं, इस बात को बेखूबी से जाना और इस बात को बहुत तरीके से प्रस्तुत किया ताकि समाज के हित में ये काम किया जा सके। बात कर रहे हैं विधानसभा का। विधानसभा का आगामी चुनाव होने के पश्चात की तैयारी चलना शुरू हो चुका है। अगर सर पार्टी आपको टिकट देती है और आपकी भूमिका होती है कि आप विधानसभा में अपनी बनकर तैयार होते हैं, तो आपने बहुत सारे मुद्दे पर बात किया कि हम इस तरह का विकास करेंगे, लेकिन विपक्ष में जो बैठे हुए हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, और चाहे मोदी जी पे या नीतीश जी पे या अमित शाह पे। संविधान खतरे में है, वह बोर्ड जो पास हुआ है, तमाम जो चीज़ें हैं, तो ये सारण प्रमंडल में तमाम कई विपक्ष के नेता आ रहे हैं, कई तरह का वो मतलब चीज़ें अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या लगता है, दो चीज़ पे बात करते हैं, विपक्ष में जो लगातार बातें बोल रहे हैं, अमित शाह पे कई लोग बयान दे रहे हैं, वह बिल जो पास हुआ है, इस सब पे क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति कर रहा है। सकारात्मक दिशा में विपक्ष की राजनीति कहीं से नहीं है। संविधान को रौंदने का काम
विपक्ष ने किया। जी इमरजेंसी विपक्ष के ही सरकार, कांग्रेस के ही सरकार में इमरजेंसी लगा था, जब भारत के सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित उनको बंद कर दिया गया था। आगे आने, अभी अब जो वक्फ बिल की आप बात करते हैं, माने इससे बड़ा असंवैधानिक कानून कोई था ही नहीं। इस देश में आखिरी फैसला कहाँ से होता है? सुप्रीम कोर्ट से होता है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, उसने एक ऐसा कानून बनाया कि उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब इस वक्फ को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर रख दिया। तो जिन जिन लोगों ने कानून को और संविधान को रौंदा है, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि कुछ जो ये भारत के संविधान में 370 जो धारा है, इसे समाप्त होना चाहिए। इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यह बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब का ये कहा हुआ बात है जी। समानता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो हम लोग राजनीति शुरू किए थे, तभी से हम लोग यह नारा लगाते हुए चले हैं। अब स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पर वो मृत्यु को प्राप्त हुए, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा लिया, उनके 5 वो स्थान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने जितना अपमानित किया, वो संसद में नहीं आ सकें, संविधान सभा में नहीं आ सकें, इसके लिए पुरजोर प्रयास कांग्रेस ने किया। और बाबा साहब को जितना अपमान कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान बाबा साहब को दिया, देश रत्न बाबा साहब, भारत रत्न की उपाधि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बाबा साहब को दिया। और वो जो उनके महापरिनिर्वाण स्थल हैं, जन्म स्थान है, 5 जगहों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। मतलब बाबा साहब के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि होती है, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये पहली सरकार बनी है कि इसमें क्या अगड़े, क्या पिछड़े, क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या मुसलमान, सबको केंद्र में रख करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बनती हैं। एक ऐसा नीति बतला दीजिए जिसमें मुसलमान उसका लाभ नहीं लेता हो, जिसमें सिख उसका लाभ नहीं लेता हो, जिसमें हिंदू उसका लाभ नहीं लेता हो, जिसमें क्रिश्चियन उसका लाभ नहीं लेता हो। लेकिन ये आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। क्या बात है, क्या बात है। जो बात आप देख रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया, वाकई में सच्चाई आपके सामने आ गया। तमाम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, वह वोट की बात कर रहे हैं, वह बिल की बात कर रहे हैं, और इन्होंने जिस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत किया, वाकई में इस बात को लेकर जो युवा हैं, जो मतलब अनजान है इस बात को लेकर कि इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भी इस पे हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे, सर से मुलाकात करते रहेंगे। चलते चलते सर, जो हमारे दर्शक हैं, जो गोपालगंज के वासी हैं, चाहते हैं कि मतलब तरक्की हो गोपालगंज की, और यहाँ से मतलब जनता का एक रुझान आपकी तरफ मिल रहा है, तो किस तरह से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे उनको? मैं पहले गोपालगंज के लोगों से ये आग्रह करूँगा कि अभी बिहार में लोक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2025। अब चुनावी मोड में लगभग बिहार पूरी तरह से आ गया है सर। 2 चीज, नेता और वकील, यह कभी मुंहचोर नहीं रखना चाहिए। सही बात। नेता और वकील हमेशा मुंहजोर चुनना चाहिए। आपका केस कितना हो मजबूत हो, और आपकी बात अगर रखने की क्षमता अगर वकील में नहीं हो तो आप वो केस हार जाएंगे। आपके क्षेत्र का विकास, अगर आपका विधायक चुप्पा हो, आपके विधायक जा करके थोड़ा मेहनत करके अगर विधानसभा के अंदर अब क्षेत्र की बात अगर नहीं रखता हो, तो आपका क्षेत्र विकास से महरूम रह जाएगा। इसलिए
आने वाले समय में आप अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। जो जन समस्याओं को लेकर के हमेशा 35 साल की जवानी हम लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में दे दिया। इस 35 साल में हमने न कोई रोजगार किया, न कोई धंधा किया, न कोई नौकरी किया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अनवरत मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। तो मैं लोगों से भी अपील करूँगा यह कि आपको जमीन से जुड़े लोगों को, क्योंकि गोपालगंज की राजनीतिक विरासत बड़ी उम्दा है। यहाँ पर कमला बाबू यहाँ से राजनीति किए, यहाँ से नगीना बाबू राजनीति किए, यहाँ से पंडित राजमंगल मिश्रा राजनीति किए, यहाँ से संविधान सभा के सदस्य रहे चंद्रिका राम भोरे से विधायक थे, वो यहाँ से एमएलए हुए। यहाँ पर ब्रजकिशोर बाबू यहाँ पर एमएलए हुए। यहाँ पर आपको गफूर चाचा यहाँ से राजनीति किए। तो एक जो स्वर्णिम एक हमारी विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मिट्टी से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, यहाँ के लोगों को चुनना चाहिए और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए ये कोई आवश्यक नहीं कि हम प्रधानमंत्री ही हों, हम कलेक्टर ही हों, हम विधायक ही हों। हम आप जहाँ पर हैं, आपको जो काम मिला हुआ है उसको आप ईमानदारी से करिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो यही राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची सेवा है, यही देश को निर्माण करेंगे, यही इसी से देश को आगे बढ़ने। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप रहे श्री ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि अभी हम लोग इनसे बात किए, मुलाकात किए और लगातार हम कई मुद्दे पे बात किए। लगातार हमने विधानसभा पे, वक्फ बिल पे और भारत की संविधान पे हमने चर्चा किया। आगामी जो मुलाकात रहेगी और भी कई टॉपिक पे मुलाकात रहेगी, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया कैमरा निशान के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग जो कमेंट करना चाहते हैं, अगर बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट रखें, उस कमेंट के आधार पर हम लोग और भी बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।